हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका अपने ही प्यारे से चैनल में, जिसमें हम बीएससी फिजिक्स की ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, इस कोर्स में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। उस टॉपिक का ये लेक्चर 4 है। ठीक है, इससे पहले के 3 लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं, जिन्हें अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब में फिजिक्स बाय अक्षय से सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्राउनियन मोशन यानी ब्राउनियन गति। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो निकाल लीजिए अपने कॉपी पेन और बैठ जाइए अपने स्टडी टेबल पर और हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने जो है देखा होगा कई बार कि एक अंधेरे कमरे में जब खिड़की से बाहर से धूप आती है तो धूप आने पर धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये चमकते हुए कणों की गति आपने गौर से देखी होगी, ये शायद आपने। क्या आप बता सकते हैं इसकी गति किस तरह से होती है? ये पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करते हैं, क्या दाएं तरफ जाते हैं, क्या बाएं तरफ जाते हैं, या ऊपर की तरफ जाते हैं? तो आपने गौर किया होगा कि ये सारे कण जो है वो रैंडम मोशन करते हैं। जी हाँ, रैंडम मोशन यानी यादृच्छिक गति करते हैं। मतलब कोई इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका रीजन क्या है, क्यों ये रैंडम मोशन करते हैं? ठीक है, थोड़ा सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि ये रैंडम मोशन क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सही, आप देखें कि हमने पढ़ा था गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत में यानी कि केटीजी में कि जो गैसेज होती है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, वो यादृच्छिक गति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कमरे में गैस के पार्टिकल भी मौजूद है और वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स यहाँ शो हो रहे हैं आपको, ये गैस के पार्टिकल है। ठीक है, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं और वो रैंडम मोशन करते हुए इन डस्ट पार्टिकल से टकरा रहे हैं। क्योंकि वो गैस के मॉलिक्यूल्स काफी छोटे होते हैं इसलिए हमें वो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, लेकिन डस्ट पार्टिकल उनके कंपैरेटिवली थोड़े बड़े होते हैं इसलिए वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हुए जैसे जैसे डस्ट पार्टिकल से टकराते हैं, डस्ट पार्टिकल भी रैंडम मोशन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो मोशन होता है उसी को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। मतलब कोई पार्टिकल किसी लिक्विड या गैस में सस्पेंडेड हो और वो इस तरह से रैंडम मोशन कर रहा हो, उसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो इसका नाम ब्राउनियन मोशन क्यों पड़ा? इसके पीछे की जो कहानी है वो इस तरह से है कि एक बॉटनी के जो प्रोफेसर थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने जो है पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण जो होते हैं, ठीक है, उनको पानी में डाला और उसको एक स्लाइड पे लेकर उस पर ब्राइट लाइट गिराकर, तेज लाइट गिराकर उसको माइक्रोस्कोप से देखा। तो माइक्रोस्कोप से देखने पर ठीक वैसा ही मोशन उन्होंने ऑब्जर्व किया जैसा हम डस्ट पार्टिकल में ऑब्जर्व करते हैं। मतलब ये जो पोलन ग्रेन्स है यानी कि ये जो परागकण है वो इस तरह से यादृच्छिक गति कर रहे थे। ठीक है, तो एक बार तो उन्हें लगा कि इनमें लाइफ होती है पोलन ग्रेन में यानी परागकण में, जिसकी वजह से ये इस तरह का मोशन कर रहे हैं जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह में हो। लेकिन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग जो है इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक कणों पर भी दोहराया। ठीक है, उनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, उनका कोलाइडी विलयन बनाया और इस तरह का मोशन उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स में भी होता है, तो इसका लाइफ से कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर भी रीजन क्या है रैंडम मोशन का, कि क्योंकि इन पोलन ग्रेन्स को पानी में डाला गया है तो यहाँ पर पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो पानी के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं और रैंडम मोशन करते हुए इन पोलन ग्रेन से टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन में ये मोशन हो रहा है, जिसे ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये डेफिनेशन नोट कर सकते हैं कि किसी भी फ्लूइड का मतलब क्या होता है, या तो गैस या लिक्विड। ठीक है, उस फ्लूइड में अगर हम किसी पार्टिकल को सस्पेंड करें, मतलब डालें उस पार्टिकल को, तो वो पार्टिकल उस फ्लूइड के अंदर जो है रैंडम मोशन करने लग जाते हैं, यादृच्छिक गति करने लग जाते हैं, जिसे ही ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन की खास बात यह है कि बहुत छोटे पार्टिकल होंगे वो ही ब्राउनियन मोशन करेंगे, अगर बहुत बड़े पार्टिकल हों
तो उनमें ये मोशन नहीं होगा। और ये मोशन जो है वो नेकेड आई से कई बार देखा नहीं जा सकता, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा ये मोशन जो है फ्लूइड में ही होता है, गौर करें ये मोशन फ्लूइड में ही होता है, यानी गैस या लिक्विड में ही होगा, सॉलिड में ये मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो ब्राउनियन मोशन की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है कि ये मोशन पूरी तरह से रैंडम होता है, यानी कि यादृच्छिक होता है, जो कि हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पार्टिकल जितना छोटा होगा ये मोशन उतना ही फास्ट होगा, उतना तेज होगा। उसके अलावा जिस लिक्विड में या जिस हमने गैस में पार्टिकल को सस्पेंड किया है उसकी विस्कोसिटी, उसकी शांता जितनी कम होगी ये मोशन उतना ही तेज होगा। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मोशन उतना तेज होगा। ठीक है, अगर हम कंटेनर जिसमें हमने लिक्विड में पार्टिकल डाले उस कंटेनर को अगर मूव करें, शेक करें, तो उससे इस मोशन ना तो ये तेज होगा ना धीमे होगा। ये मोशन कंटेनर के शेकिंग पर डिपेंड नहीं करता, ये तो मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन के कारण से हो रहा है। ये जो है वो लगातार होता है, बीच में रुकता नहीं है, और ये जो है वो स्वतः ही होता है, इसको हमें चालू नहीं करना पड़ता इस मोशन को, ये अपने आप ही होता है। ठीक है, और ये पार्टिकल की नेचर पर डिपेंड नहीं करता, मतलब डस्ट पार्टिकल हो चाहे पॉलन ग्रेन्स हो, वो दोनों एक ही तरह का मोशन शो करेंगे। ठीक है, मतलब एक लिविंग और एक नॉन लिविंग दोनों ही एक तरह का मोशन करेंगे, यानी कि ये नेचर पर डिपेंड नहीं करता पार्टिकल की। ये थे ब्राउनियन मोशन की कुछ प्रॉपर्टीज। अब आप देखें कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब तक आपने पढ़ा, उसका चेक पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इनके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दे। अब आप देखें कि इसके रीजन को हम एक एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ब्राउनियन मोशन होता है। तो ये आप जो सर्कुलर छोटे छोटे पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये जो है लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हमने किसी पार्टिकल को सस्पेंड किया है। ये जो रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, ये एक पार्टिकल है जिसको हमने जो है किसी लिक्विड में सस्पेंड किया। तो क्या होता है देखिए गौर से, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जाकर इससे टकराते हैं, जिसकी वजह से इस पे फोर्स लगता है और ये रैंडम मोशन करने लग जाता है। अगर हम थोड़ा बड़ा पार्टिकल लेंगे तो सारी तरफ से मॉलिक्यूल आकर इससे टकराएंगे, जिससे नेट फोर्स इस पे 0 होगा और इसमें ब्राउनियन मोशन नहीं होगा। तो ब्राउनियन मोशन जो है वो क्या एक इंपॉर्टेंट बात बताता है, ब्राउनियन मोशन ये बताता है कि एटम और मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, हालांकि हम इसको देख नहीं सकते, हम में से किसी ने भी परमाणु या अणु को नहीं देखा है, लेकिन हम किसी डस्ट पार्टिकल को या पॉलन ग्रेन्स को तो देख सकते हैं, और वो जो है किसी भी फ्लूइड में इस तरह का रैंडम मोशन करते हैं। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि जो मॉलिक्यूल्स और एटम है वो भी रैंडम मोशन करते हुए इससे टकरा रहे हैं और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एटम और मॉलिक्यूल को प्रूव करने का ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है ब्राउनियन मोशन। तो अब हम देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू आवोगाद्रो नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो सबसे पहले किया था फ्रेंच के साइंटिस्ट जीन पेरिन ने। इस एक्सपेरिमेंट का बेस क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया जाता है, मतलब एक लिक्विड लिया जाता है और उसमें कुछ पार्टिकल जो है वो सस्पेंडेड कर दिए जाते हैं और इस तरह से एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है, और उसमें जो पार्टिकल है वो ब्राउनियन मोशन करेंगे। और ब्राउनियन मोशन रैंडम मोशन होता है, इसलिए जो ब्राउनियन मोशन कर रहे पार्टिकल है उन पर वो ही लॉ लगते हैं जो गैस के लॉ होते हैं। ठीक है, क्योंकि गैस में भी क्या होता है, रैंडम मोशन होता है। ठीक है, इसलिए ब्राउनियन मोशन कर रहे पार्टिकल पर जो है सीधी इक्वेशन लग जाएगी, PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो सीधे लग जाएगी इस पे। ठीक है, ये अज्यूम किया जीन पेरिन ने, और उन्होंने ये जो सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन ठीक वैसा ही बनाया, इसका जो एनवायरनमेंट है ठीक वैसा ही रखा जैसा कि अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है। मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम होते जाते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी कम होती जाती है। ठीक ऐसा ही एनवायरनमेंट इसमें क्रिएट किया। ठीक है,
तो इसके बेसिस पे उन्होंने आवोगाद्रो नंबर को कैसे कैलकुलेट किया, आइए देखते हैं। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक जो है सिलेंड्रिकल पार्ट एज्यूम कर लिया, इस लिक्विड के अंदर एक सिलेंड्रिकल पार्ट एज्यूम कर लिया। ये इस लिक्विड का ही एक पार्ट है, एक अल्पांश है। ठीक है, एक छोटा एलिमेंट है जिसकी बॉटम से हाइट z है। ठीक है, z हाइट पर है ये, और इसकी खुद की जो हाइट है वो dz है। इसके जो दो पॉइंट्स हैं, बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट, बॉटम पर प्रेशर लग रहा है P प्लस dP, और जो टॉप पॉइंट है उस पर लग रहा है P प्रेशर। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो है A। ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, और हमें ये भी पता है कि ये जो पार्ट है इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 है, इसमें नेट कोई भी रेगुलर मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम एनालिसिस करते हैं इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। तो सबसे पहला जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। और वो बल किस तरफ लगता है, वो फोर्स किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, mg। ठीक है, m क्या है, यहाँ पर मास है, मास यानी द्रव्यमान। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास या द्रव्यमान कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आयतन को घनत्व से गुणा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आयतन यानी कि वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और एच जो है इसकी हाइट की जगह पर आ जाएगा dz। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। बाकी डेंसिटी और एक्सेलरेशन एज इट इज पड़े हैं। तो इस तरह से अपने जो है ये हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। अब हम इस पे देखते हैं कि प्रेशर की वजह से फोर्स कितना लग रहा है। तो प्रेशर की वजह से फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक प्रेशर यहाँ लग रहा है P प्लस dP नीचे की तरफ, वो इस पर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जो P प्लस dP वाला जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और P प्रेशर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो अगर नेट फोर्स निकालना है तो दोनों फोर्स को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास फोर्स प्रेशर की वजह से कितना आएगा, P प्लस dP इंटू ए माइनस का PA यानी कि dP इंटू ए। ये फोर्स आया प्रेशर की वजह से। अब हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, तो इन दोनों फोर्स का जो सम होगा वो 0 होगा। मतलब इन दोनों फोर्स का जो जोड़ होगी वो 0 होगी, क्योंकि ये साम्य अवस्था में है। ठीक है, तो हमने इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर लिया और इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पक्षांतरण करते हैं, एक टर्म को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, dP इक्वल्स टू माइनस का dg ठीक है, ये माइनस साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे z चेंज हो रहा है, z बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म आई। अब इसमें आप देखो डेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अब इस बेलन का, इस सिलेंडर का जो टोटल मास है वो कैसे निकालेंगे हम, इसमें एक पार्टिकल जो आ रहा है उसका मास स्मॉल m है, और नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, कैपिटल N है। ठीक है, तो स्मॉल m को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, dP की ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप देखें कि इसको आगे सॉल्व करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, गैस इक्वेशन को यूज करते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पार्टिकल में जो ब्राउनियन मोशन हो रहा है वो गैस की तरह बिहेव करेंगे। तो PV बराबर में nRT होता है, जहां n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स मान लिए 1, एक ही है इसमें नंबर ऑफ मोल। ठीक है, हमने 1 क्यों माना, कि नंबर ऑफ मोल्स जब हम 1 मानते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे उसमें वो आवोगाद्रो नंबर के बराबर आ जाएंगे। तो हमें यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही कैलकुलेट करने हैं, यानी कि ये n ही कैलकुलेट करना है जब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो, 1 हो। ठीक है, तो वो हमने यहाँ मान लिया, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को डिवाइड करें तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है। यहाँ पर आप देखो ये वॉल्यूम वाली टर्म जो है वो तो कैंसिल हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट की इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। इधर आएगा dP अपॉन P और ये आ जाएगा mgn अपॉन में RT dz। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो लिमिट लगाते हैं।
तो आप देखो कि जब हमारा जो पार्टिकल है वो z 0 डेप्थ पे है तब प्रेशर कितना लग रहा है P0। जब वो z हाइट पे आता है तो प्रेशर कितना हो जाता है P हो जाता है। ठीक है, तो z की लिमिट तो यहाँ z0 टू z है, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन हम z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z की लिमिट लगाई z0 टू z, और हम यहाँ प्रेशर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो प्रेशर की लिमिट लगाई P0 टू P। अब आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन 1/p का इंटीग्रेशन log p हो जाएगा। ठीक है, और इधर ये सारी टर्म कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा। फिर हम लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो log p में ये वाली लिमिट लगाएंगे तो log p माइनस p0, और log m माइनस log n जो है वो log m अपॉन log n हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा log p अपॉन p0, और इधर इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास आएगा z, और z में यहाँ आ जाएगा z माइनस z0। ठीक है, अब यहाँ जो है इसको आगे सॉल्व करें हम, तो हमने यहाँ एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग लेते ही मतलब यहाँ ये जो टर्म है वो e की पावर में आ जाएगी। ठीक है, तो p अपॉन p0 बराबर में क्या हो गया एक्सपोनेंशियल, यानी e की पावर में ये सारी टर्म आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला बना। अब देखो हमने आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ा था, या जो केटीजी में हमने पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे और वॉल्यूम पे, इस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, आप याद करें अपने फॉर्मूला। ठीक है, तो n अपॉन वी जो होता है वो कहलाता है पर यूनिट वॉल्यूम का नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि नंबर डेंसिटी, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या यानी संख्या घनत्व। तो प्रेशर जो है वो संख्या घनत्व के समानुपाती है, नंबर डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, उसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाते कुछ कांस्टेंट आएगा, तो p की जगह पर हम लिख सकते हैं kx, p0 की जगह पर क्या लिख सकते हैं kx0, k से k कट जाएगा, तो इस इक्वेशन में p को रिप्लेस कर देंगे हम x और x0 से, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ x क्या डिनोट कर रहा है, x यहाँ डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन में कणों की संख्या। तो ये इक्वेशन से हम इजीली पता लगा पा रहे हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ आगे साइन माइनस का है। ठीक है, तो z बढ़ेगा तो e की पावर नेगेटिव में बढ़ रही है, तो ओवरऑल ये टर्म डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब हमारा x जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो हाइट बढ़ने पर नंबर डेंसिटी डिक्रीज होती है, जैसा कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है। अर्थ के सरफेस के नजदीक तो नंबर डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नंबर डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण का नियम। ठीक है, अब इसमें देखें हम कि इस इक्वेशन को और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ जो टर्म m आ रही है वो एक सिंगल पार्टिकल के मास को बता रहा है। कौन सा वाला पार्टिकल, जिसको हमने लिक्विड में सस्पेंड किया, उस पार्टिकल के मास को दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई पॉलन ग्रेन भी हो सकता है या डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, उसके मास को दर्शा रहा है। अब आप देखें कि ये मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ बायोंट फोर्स भी लगता है, यानी कि उत्प्लावन बल भी कार्य करता है, जिसकी वजह से ये इफेक्टिव मास की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कम होकर कितनी हो जाएगी, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, उसमें से बायोंट फोर्स डिक्रीज कर देते हैं, उतना इफेक्टिव मास हो जाता है। तो हम मास कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितनी है, इसको पार्टिकल को हम स्पेरिकल मान रहे हैं, तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। r क्या हो गया, पार्टिकल की रेडियस। ठीक है, रो यहाँ पर डेंसिटी होगी पार्टिकल की, और रो डैश डेंसिटी हो जाएगी उस लिक्विड की जिसमें पार्टिकल को डुबाया गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा इफेक्टिव मास का। ये टर्म समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल वाली टर्म है, इसलिए ये नीचे की तरफ लगती है, और बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, तो वो माइनस कर दिया हमने, तो इफेक्टिव मास कम हो जाता है इसका। ठीक है, अब आप देखो ये जो टर्म है m की, हम इस इक्वेशन 4 में जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन 4 की वैल्यू रखने पर जो इक्वेशन 5 है वो ये रूप ले लेगी, ये फॉर्म ले लेगी। ठीक है, इसमें फिर हम आगे क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं वापस। तो लॉग लेने पर उधर साइड से एक्सपोनेंशियल टर्म हट जाएगी, इधर लॉग आ जाएगा,
इसको रीअरेंज करते हैं और n की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू ये आई, ये माइनस साइन हटाना है हमें। तो लॉग में कोई भी आगे अगर माइनस आया हुआ हो तो वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लॉग में जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो ऊपर उसकी पावर में आ जाता है, तो यहाँ उसकी पावर में आ जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा। और x अपॉन एक्स नॉट का इनवर्स, इनवर्स मतलब उसका उल्टा करें तो एक्स नॉट अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास टर्म आई, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसमें राइट हैंड साइड के सारी वैल्यूज अगर हम रख दें तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, और n यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। और 1 मोल में जो पार्टिकल का नंबर होता है वो क्या कहलाता है, आवोगाद्रो नंबर। तो जीन पेरिन ने ये सारी कैलकुलेशन की, टेम्परेचर पता लगाया, r की वैल्यू फिक्स होती है 8.314, r स्मॉल r जो है वो रेडियस है वो भी उसको पता है, रो और रो डैश क्या है, पार्टिकल की डेंसिटी, और ये लिक्विड की डेंसिटी ये भी पता है हमें, ठीक है। z क्या है, हाइट है, z नॉट इनिशियल हाइट है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, x नॉट और x क्या है, नंबर डेंसिटी उनकी जो उसने अरेंज की थी। तो उसके बेसिस पे ये सारी वैल्यू पुट करके कैपिटल N निकाल लिया गया और इसकी वैल्यू आई 6.2 इंटू 10⁻23, ठीक है, जो कि आवोगाद्रो नंबर जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं उसके आसपास की वैल्यू है। इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से हमने जो है आवोगाद्रो नंबर कैलकुलेट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।